नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय नेट की परीक्षा है और हमारे चैनल के माध्यम से नेट का जो भी पाठ्यक्रम है उसके आधार पे एक एक टॉपिक को हमारे चैनल के माध्यम से उसका नोट्स और उसको पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर डाल दिए हैं, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, जो आपके इकाई 7 में है। संस्कृत साहित्य काव्यशास्त्र एवं छंद परिचय जो इकाई 7 है, उसी में पाश्चात्य काव्यशास्त्र, जिसमें आपको अरस्तु, लॉन्जाइनस और क्रोचे को पढ़ना है। तो ये आपके सिलेबस में है। तो मैं अभी तक बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर डाल दी हूँ, तो आप उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिएगा। वो सब वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पाश्चात्य काव्यशास्त्र। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पाश्चात्य काव्य चिंतन का श्री गणेश यूनान में हुआ। औचित्य शास्त्र का स्वरूप प्लेटो और अरस्तु की रचनाओं में ही प्राप्त होता है, परंतु काव्य के स्वरूप और काव्य विषयों पर समीक्षा और आलोचना तो काव्य रचना के साथ ही आरंभ हो गई थी। श्रव्य या दृश्य काव्य जब से आरंभ हुआ तभी से उसके सौंदर्य की प्रशंसा, दोषों की आलोचना तथा उससे प्राप्त आनंद एवं उद्धरण का विश्लेषण भी होने लगा। वास्तव में किसी वस्तु, दृश्य या रचना को देखकर उस पर अच्छी, बुरी या तटस्थ प्रतिक्रिया व्यक्त करना मानव का स्वभाव है। हिस्ट्री ऑफ एस्थेटिक्स के लेखक बोसानके, यहाँ पे मैं जो भी रचना बोलूँगी उसके लेखक को आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए, रचनाओं को लिख लीजिए, क्योंकि कभी कोई ऐसे बीच में से भी पूछ देता है तो आपको लगता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में पूछेगा आपके सिलेबस से ही। तो ये सब जो भी आए उनको भी नोट करिए, उनको याद करिए। हिस्ट्री ऑफ एस्थेटिक्स के लेखक बोसानके ने अपने ग्रंथ में यूनान के प्रथम महाकवि होमर के सुप्रसिद्ध ग्रंथ इलियड से एक उद्धरण देकर बताया है कि काव्य ग्रंथ में भी सौंदर्य शास्त्र की मूलभूत प्रक्रिया है। इसी के आधार पर सौंदर्य शास्त्र और काव्य शास्त्र का निर्माण होता है। इस शास्त्र के चिंतन के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। यूनान का सबसे पहला महाकवि होमर था। यूनान ही नहीं, सारे यूरोप में वह सर्वोत्कृष्ट कवि और महाकवि माना जाता है। होमर के 2 महाकाव्य कृतियां हैं, एक इलियड और दूसरी ओडिसी। तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि इलियड और ओडिसी जो है वो होमर की रचना है। इन दोनों महाकाव्यों के वस्तु वर्णन, चरित्र चित्रण, भावों का प्रभावशाली उद्घाटन तथा जीवन का विवेचन और भाषा शैली का आधार लेकर महाकाव्य और काव्य के लक्षणों का आगे चलकर निर्माण हुआ। होमर की महान रचनाओं का उद्देश्य आनंद प्रदान करना है। इसमें साहित्यिक उत्कृष्टता तो है ही, समकालीन यूनानी संस्कृति, धर्म और दर्शन का भी विवेचन हुआ है। यह शौर्य और वीरता के साथ साथ उच्च चरित्रों तथा जीवन के उदात्त स्वरूप का चित्रण करता है। इसी से उसका साहित्य में शाश्वत महत्व है। होमर का समय ईस्वी पूर्व 9वीं शताब्दी माना जाता है। उसके उपरांत हेसियड की रचनाएं प्राप्त होती हैं। इसका समय ईस्वी पूर्व 8वीं शताब्दी माना जाता है। इनकी सुप्रसिद्ध रचना थियागोनी है। ठीक है, तो होमर के बाद है हेसियड, हेसियड की रचना है थियागोनी, होमर की रचनाएं हैं इलियड और ओडिसी। तो ये सब नोट कर लीजिएगा। साथ ही अन्य रचनाएं भी प्राप्त होती हैं। हेसियड की रचनाओं में आनंद के साथ साथ नैतिकता पर बल है।
आनंद के साथ साथ शिक्षा प्रदान करना भी साहित्य का उद्देश्य है, यह इनकी मान्यता है। काव्य के द्वारा मानव का हित संपन्न होना चाहिए। वास्तव में जीवन दर्शन इस समय के कवियों का मुख्य प्रेरक तत्व रहा है। ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी के ग्रीक साहित्य में काव्य सौंदर्य के समीक्षा संबंधी कुछ विचार प्राप्त होते हैं। वास्तव में 6वीं शती ईस्वी पूर्व तक यूनान में काव्य रचना का ही प्रयत्न दिखाई देता है, सिद्धांत रचना या समीक्षा का नहीं। जिस प्रकार होमर और हेसियड अपने महाकाव्यों के लिए प्रख्यात हैं, उसी प्रकार यूनानी साहित्य के अंतर्गत पिंडार का नाम महान गीतिकार के रूप में सुप्रसिद्ध है। इनका समय 6वीं शती ईस्वी पूर्व का उत्तरार्ध और 5वीं शती ईस्वी पूर्व के पूर्वार्ध के बीच माना जाता है। इनकी सुविख्यात कृति इपिनिका, जिसने परवर्ती लैटिन कवियों और विशेष रूप से हेसियड को प्रभावित किया, तो इनको भी नोट कर लीजिए कि पिंडार की कृति का नाम है इपिनिका। पिंडार के ही समकालीन गॉर्जियस ने भी अपने भाषणों में काव्य के प्रभाव के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनका कहना है कि काव्य से मानव मन पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव के कारण भय और चिंता से मुक्ति मिलती है और एक विशिष्ट प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है। काव्य के इस प्रभाव की निर्मिति शब्द रचना और छंद विधान के द्वारा होती है। 5वीं शती ईस्वी पूर्व के लगभग अलंकार शास्त्र रिक्टोरिक्स या वक्तृत्व कला का प्रचार आरंभ हुआ। कुछ विद्वानों के विचार से सोफिस्ट को पहला अलंकार शास्त्री कहा जा सकता है, परंतु कुछ अन्य का विचार है कि एम्पीडोकिल्स ने ही अलंकार शास्त्र का अन्वेषण किया था। अलंकार शास्त्र यूनानी लोगों के जीवन में व्यवहारिक उपयोग में आने वाली कला का शास्त्र था। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहकर मनवा लेना तथा सत्य को झूठ और झूठ को सत्य सिद्ध कर देना उनकी प्रवृत्ति थी। सोफिस्ट के प्रभाव से इस कला का खूब प्रचार हुआ, क्योंकि मुकदमेबाज यूनानी इस कला से अपने मुकदमे जीतते थे। धीरे धीरे यही शास्त्र गद्य शैली निर्माण की ओर झुका और अलंकार का प्रयोग गद्य रचनाओं में होने लगा। यह अलंकार शास्त्र या वक्तृत्व कला शास्त्र का प्रतिद्वंदी बन गया। इस अलंकार शास्त्र या भाषण शास्त्र पर अनेक ग्रंथ भी लिखे गए, जिससे भाषा का प्रभावशाली शैलियों में विकास हुआ। अब हम जो हमारे कोर्स में है लॉन्जाइनस, अरस्तु और क्रॉन्चे को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। लॉन्जाइनस अरस्तु के उपरांत लॉन्जाइनस यूनान के एक महान विचारक और काव्यशास्त्री माने जाते हैं। इनका समय ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी माना जाता है, परंतु इनके संबंध में विशिष्ट विवरण प्राप्त नहीं होता। कुछ महान विचारक विद्वान इन्हें पॉलीमारा की महारानी जेनोविया का मंत्री मानते थे, पर अन्यों ने इसे असिद्ध कर दिया। यहाँ तक कि कुछ लोग इन्हें ईसा की सदी में रोम का रहने वाला भी मानते हैं। लॉन्जाइनस के समय में लोग नवीनता और चमत्कार का प्रदर्शन काव्य में अधिक करने लगे थे, अतः उस प्रवृत्ति के विरोध में इन्होंने काव्य में एक नवीन तत्व का प्रतिपादन किया, जो है उदात्त तत्व। अपने ग्रंथ पेरे इप्सुन ऑन द सबलाइम में इन्होंने उदात्त का विस्तृत विवेचन किया है। इनका ग्रंथ है पेरी इप्सुन ऑन द सबलाइम। ये एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि लॉन्जाइनस आपके सिलेबस में है। उनकी इस पुस्तक का केवल 2/3 भाग ही उपलब्ध है। इसमें इन्होंने 2 भागों में अपने सिद्धांत को स्पष्ट किया है। प्रथम भाग में उदात्त शैली का विवेचन है और द्वितीय भाग में कला के आधारभूत तत्वों पर प्रकाश डाला गया है।
लॉन्जाइनस के अनुसार भावों और विचारों की उदात्तता ही साहित्य सर्जन को प्रेरित करता है तथा उसी से दर्शक या पाठक प्रभावित होता है। उदात्त प्रभाव डालना ही काव्य का उद्देश्य होना चाहिए। लॉन्जाइनस द्वारा प्रमुख बिंदुओं को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। किसी कृति में उदात्त गुण के संपादन के लिए पहली आवश्यकता यह है कि रचनाकार में महान और उदात्त विचारों की धारणा करने की क्षमता हो। दूसरी बात यह है उन विचारों और भावों को उदात्त शैली में अभिव्यक्त देने की शक्ति। अतः किसी रचना के दो पक्ष हो जाते हैं, एक अनुभूति पक्ष और दूसरा अभिव्यक्त पक्ष। दोनों में उदात्त गुणों की अपेक्षा होती है। इसके अंतरंग पक्ष में आज उल्लास और अलंकृति है। इन दोनों ही पक्षों में उदात्तता का गुण होना आवश्यक है, तभी कोई रचना महान और प्रभावशाली हो सकती है। काव्य रचना के अनेक दोष होते हैं, जैसे अतिशयोक्ति, शब्दाडंबर, क्षुद्रता, भावुकता, पुनरुक्ति आदि। महान रचनाकारों को इन दोषों से बचना चाहिए, परंतु दोषहीनता ही उत्कृष्ट रचना की विशेषता नहीं है। जब तक कि उसमें उदात्त भावों और विचारों को प्रभावशाली पदावली, उचित अलंकार विधान और औचित्यपूर्ण रचना में दोनों ही बातों की आवश्यकता है। प्लेटो और अरस्तु विचारधारा के काव्य और कला का उद्देश्य जीवन को प्रेरित करने वाली उपदेशात्मकता और आनंद माना गया है, परंतु लॉन्जाइनस ने आनंदानुभूति को ही कला की शक्ति माना है, उपदेशात्मकता को नहीं। कला के प्रयोजन की श्रेष्ठता की खोज लॉन्जाइनस का मुख्य लक्ष्य जान पड़ता है। उसके विचारों से कल्पना काव्य में आवश्यक है, पर उसका औचित्यपूर्ण उपयोग वांछनीय है। कल्पना के द्वारा ही कवि अपनी अनुभूति को पाठकों के भीतर श्रम प्रेषित करता है। उसके विचारों से उत्कृष्ट साहित्य वह है जो पाठक को सदैव सार्वकालिक आनंद प्रदान कर सके। छंद और लय को भी वह प्रमुख महत्व देता है। संक्षेप में हम लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व को विचारों और उत्कृष्ट भावों की विशिष्ट और प्रभावशाली अभिव्यक्ति में देख सकते हैं। उसकी व्याप्ति निम्नांकित 5 बातों में देखी जा सकती है। उदात्त मनोभावों, उत्कृष्ट संवेग, इसमें हर्ष, उल्लास, शौर्य, विस्मय, ओज आदि हैं। ये उदात्त मनोभावों को जन्म देते हैं। फिर है उदात्त विषय वस्तु और चरित्र उच्च गरिमामय होने पर सभी बातें उदात्त हो जाती हैं। उसके हीन होने पर वर्णन और उसका प्रभाव घटिया हो जाता है। उदात्त अलंकारों का समुचित प्रसंगानुरूप प्रयोग ही उदात्त तत्व को प्रेरित करता है। उत्कृष्ट भाषा शैली जिसमें प्रभावशाली शब्द चिन्ह, मुहावरों, छंद, लय का उचित प्रयोग आदि है, उदात्त गुणों को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। गरिमामय रचना विधान, इसमें विभिन्न घटनाओं, विचारों और कार्यों तथा दृश्य विधान का समुचित ढंग, समुचित संगठन और संगुणन आवश्यक है। इस गुण के संपादन में कल्पना का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस प्रकार उदात्त सिद्धांत को प्रतिपादित करके लॉन्जाइनस ने अपने समय और परिवर्ती काल में उत्कृष्ट कला और काव्य की रचना की प्रेरणा प्रदान की। लैटिन का काव्यशास्त्रीय चिंतन। लॉन्जाइनस यूनान का अंतिम काव्यशास्त्री एवं सौंदर्य शास्त्र का महान चिंतक था। उसके बाद काव्य और कला का विकास तो यूनान में होता रहा और उसकी समीक्षा भी होती रही, परंतु सौंदर्य शास्त्र उच्च चिंतन का केंद्र यूनान से हटकर रोम में आ गया। रोम के प्राचीन सौंदर्य शास्त्री चिंतकों को यह सुविधा थी कि उनके सामने भरपूर यूनानी काव्यशास्त्र था, जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया। प्रसिद्ध यूरोपीय समीक्षा शास्त्र का इतिहास के लेखक जॉर्ज सेंट सबरी का कहना है
कि भाषा की दृष्टि से यद्यपि लैटिन ग्रीक के निकट है, परंतु साहित्य की दृष्टि से वह उसकी बेटी और शिष्या दोनों ही एक साथ हैं। कई प्रसिद्ध कवि विद्वानों ने एथेंस में जाकर अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। इस प्रकार यूनानी ज्ञान विज्ञान का लैटिन साहित्य के रचयिताओं पर प्रभाव था। यूनान के होमर महाकाव्यों इलियड और ओडिसी के समान लैटिन के वर्जिल का इलियड महाकाव्य भी यूरोपीय साहित्य में प्रसिद्ध है। उसके लैटिन काव्य और काव्यशास्त्र को प्रेरित किया था। उसने लैटिन काव्य और काव्यशास्त्र को प्रेरित किया था तथा पूरे यूरोप काव्य चिंतन को प्रभावित किया था। वर्जिल होरेस के समकालीन थे और 5 वर्ष बड़े थे। लैटिन काव्यशास्त्र चिंतन को यूनानी काव्य चिंतन के साथ साथ वर्जिल के काव्य ने भी प्रभावित किया था। अब हम देखेंगे अरस्तु को। यूरोपीय चिंतन और पाश्चात्य व्यवस्थित विचारधारा के आदि प्रवर्तक, यथार्थवादी दार्शनिक तथा व्यापक ज्ञान के विश्वकोश अरस्तु ईस्वी पूर्व 384 में उत्तरी यूनान के मैसेडोनिया प्रायद्वीप में स्थित यूनानी बस्ती स्टैगिरस में पैदा हुए थे। इनके पिता निकोमैकस मैसिडोनिया के राजा तथा सिकंदर महान के पितामह अमिनतास तृतीय के राज चिकित्सक थे। चिकित्सक के पुत्र होने के नाते 200 वर्ष पूर्व से प्रचलित चिकित्सा विज्ञान के अरस्तु जन्मजात उत्तराधिकारी हुए। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटिस के ग्रंथ एपिडेमिक्स में दी हुई रोग प्रकरणों की प्रक्रिया के माध्यम से अरस्तु चिकित्सा और जीव विज्ञान से किशोरावस्था में ही परिचित हो गए, जहां वे 20 वर्षों तक प्लेटो के संपर्क में रहे तथा उनके मन पर सुकरात और प्लेटो की विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा। आगे चलकर सुकरात, प्लेटो और अरस्तु पाश्चात्य चिंताधारा की 3 पीढ़ियों और महान विचारकों के रूप में विख्यात हुए। ईस्वी पूर्व 348-347 में प्लेटो की मृत्यु के उपरांत अरस्तु को अकादमी का अध्यक्ष बनने की आशा थी, पर इसके विपरीत प्लेटो के भतीजे स्यूसिपस को अध्यक्ष बनाया गया। अतः अरस्तु एथेंस छोड़कर चले गए और एसेस में नई अकादमी स्थापित की। यहाँ पर अरस्तु ने पोलिटिका ग्रंथ की रचना की। 37 वर्ष की अवस्था में अरस्तु ने वहाँ के राजा की भतीजी पाइथियास से विवाह किया। 42 वर्ष की अवस्था में मेडिसोन के राजा फिलिप द्वितीय ने अरस्तु को अपने 13 वर्षीय पुत्र सिकंदर के शिक्षक बनने के लिए आमंत्रित किया, जो सिकंदर महान के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर वे एथेंस लौट आए और लाइसियस में नए अकादमी स्थापित की। यहाँ पर इन्होंने इतिहास और जीव विज्ञान पर ग्रंथ लिखे। आगे चलकर विविध विषयों पर अरस्तु ने 47 ग्रंथ लिखे और उनका देहांत 63 वर्ष की अवस्था में 321 ईस्वी पूर्व हुआ। काव्य शास्त्र पर अरस्तु की 2 पुस्तकें, रिटोरिक और पोइटिक्स। रिटोरिक या वक्तृत्व कला अथवा अलंकार शास्त्र का कोई निश्चित विषय न होने से अरस्तु इसे विज्ञान की कोटि में नहीं रखते थे, परंतु अरस्तु की दृष्टि वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण थी। भारतीय काव्यशास्त्र का प्रारंभ ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास माना जाता है, जिसे विद्वान भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का निर्माण काल मानते हैं। यद्यपि अरस्तु ने नाट्य शास्त्र विशेष रूप से विषादांत नाटक ट्रेजेडी पर ईस्वी पूर्व 4वीं शती में विस्तार से लिखा, परंतु भारत के नाट्य शास्त्र जैसा नाट्य या रूपक की कला, विद्या और प्रविधि शास्त्र पर विशद विस्तृत विवेचन उसमें नहीं है। उसमें नाट्य शास्त्र के अंग प्रत्यंग पर बड़ा सूक्ष्म और व्यवहारोपयोगी प्रकाश डाला गया है। अरस्तु की पोइटिक्स में काव्य के स्वरूप, भेदों
और उनके अंगों का व्यवस्थित विचार किया गया है। यह ग्रंथ पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रकाश स्तंभ है और इसमें प्रकट अवधारणा पर ही काव्य और नाटक के सिद्धांत में आगे चलकर पाश्चात्य देशों में चिंतन का विकास हुआ। यह काव्य शास्त्र पर विश्व की प्रथम व्यवस्थित रूप से विचार करने वाली पुस्तक है। पोइटिक्स के दो भाग हैं, पहले में नाटक ट्रेजेडी और दूसरे में सुखांत नाटक तथा अन्य भेदों पर विचार हुआ है। यह दूसरा भाग अब उपलब्ध नहीं है। अरस्तु के विचार से कवि रचयिता है और कथावस्तु की रचना करते हैं। कथावस्तु को वह प्रत्यक्ष जीवन से ग्रहण करता है। यही कथावस्तु महाकाव्य की आत्मा है। जीवन से लिए जाने पर भी काव्य का सत्य जीवन में घटित ऐतिहासिक सत्य से भिन्न होता है, क्योंकि वह यथार्थ का आभास देने वाला काल्पनिक सत्य होता है। काव्य का यह सत्य संभाव्य सत्य है। इसी प्रकार जीवन का अनुकरण करने वाले पात्र भी वास्तविक चरित्र नहीं होते। कथानक और चरित्र ऐतिहासिक न होने पर भी काव्य का सत्य अधिक महत्वपूर्ण एवं गंभीर होता है, क्योंकि वह देखे हुए तथा अनुभूत जीवन पर आधारित होता है। अरस्तु के विचार से काव्य का उद्देश्य आनंद प्रदान करना एवं अपने ढंग से उपदेश देना है। काव्य इन दोनों की पूर्ति करते हुए जीवन के सत्य का उद्घाटन करता है। काव्य प्रयोजन के साथ साथ अरस्तु काव्य रचना के कारणों को भी स्पष्ट करता है। उसके विचार से काव्य रचना दो कारण से होती है। एक कारण है मनुष्य की अनुकरण प्रवृत्ति और दूसरा कारण है अनुकरणात्मक कार्यों और रचनाओं में मनुष्य की अभिरुचि। इन दोनों कारणों से ही काव्यों और कलाओं की सृष्टि होती है। अरस्तु ने काव्य के तीन भेद किए हैं, एक विषादांत नाटक ट्रेजेडी, दूसरा प्रसादांत नाटक तथा तीसरा महाकाव्य एपिक। विषादांत नाटक मानव भावनाओं का परिष्कार करता है। वह भाषा के माध्यम से जीवन की विषम परिस्थितियों और भूतों तथा नासमझी के कारण उपस्थित संकटपूर्ण घटनाओं का अनुकरण है। विषादांत नाटक के 6 तत्व होते हैं: कथा वस्तु, प्लॉट, चरित्र, भाषा शैली, विचार प्रदर्शन और संगीत। इनमें से प्रत्येक पर अरस्तु ने विस्तार से विचार किया है। प्रसादांत नाटक प्रायः हास्य व्यंग्य प्रधान होता है। इसमें दोषपूर्ण जीवन और चरित्रों का अनुकरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जीवन की दुखद और संकटपूर्ण परिस्थितियों का प्रदर्शन न होकर सुखमय हास्यजनक उल्लासमय दृश्यों का प्रदर्शन होता है। इसमें चरित्रों की दुर्बलता का मूर्खतापूर्ण कार्यों का अनुकरण प्रस्तुत किया जाता है, जिनको देखकर दर्शक के मन में हंसी उत्पन्न होती है। किसी को दुख पहुंचाने का उद्देश्य इसमें नहीं रहता है। सुखमय होने पर भी अरस्तु ने इसे प्रभाव और चिंतन की दृष्टि से सामान्य तथा विषादांत नाटक एवं महाकाव्य से निम्न स्तर का माना है। महाकाव्य इपिक में भी 6 अंग या तत्व होते हैं, पर छंद प्रयोग तथा विस्तार में वह विषादांत नाटक से भिन्न होता है। वह भी जीवन का अनुकरण होता है। उद्देश्य, तत्व और प्रकार में समान होते हुए भी महाकाव्य इस बात में विषादांत नाटक से भिन्न होता है कि इसमें अभिनय और प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं। भावों की यथार्थता और अनुकरण की प्रभावात्मकता के कारण अरस्तु विषादांत नाटक को महाकाव्य से अधिक उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं। महाकाव्य में कथावस्तु का समुचित संगठन, चरित्र चित्रण, भाषा और छंदों का पृष्ठ, सुंदर और ओजपूर्ण प्रयोग तथा उदात्त विचारधारा आवश्यक तत्व होते हैं। इसमें आश्चर्यकारी घटनाओं का वर्णन तथा शाश्वत सत्य का निरूपण हो सकता है, परंतु अरस्तु देवी चरित्रों की सृष्टि की अपेक्षा उदात्त मानव चरित्रों की दृष्टि की अपेक्षा उदात्त मानव चरित्रों को महाकाव्य में विशेष महत्व देते हैं। अरस्तु देवी चरित्रों की सृष्टि की अपेक्षा उदात्त मानव चरित्रों की दृष्टि की अपेक्षा उदात्त मानव चरित्रों को महाकाव्य में विशेष महत्व देते हैं। अरस्तु के विचार प्लेटो से भिन्न हैं। दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। प्लेटो अनेक मान्यताओं का उन्होंने
खंडन किया है। उसका खंडन में अपने दृष्टिकोण से प्लेटो के विचारों की व्याख्या है। उनके निम्न पक्ष हैं। काव्य के संबंध में प्लेटो का आरोप था कि कवि अज्ञानवश वास्तविक सत्य का वर्णन नहीं करता। अरस्तु का मत है कि कवि द्वारा वर्णित काव्यगत सत्य ऐतिहासिक तथ्यात्मक सत्य और उसकी वैज्ञानिक वस्तुगत सत्य से भिन्न होता है। वह भावगत सत्य है और उसकी अलग गरिमा एवं महत्ता होती है। कवि के लिए जो घटित हुआ है प्रत्यक्ष है, वही सत्य नहीं है, वरन उसके लिए जो घटित हो सकता है और संभाव्य है वह भी सत्य है। मानवीय आदर्श, विश्वास, धारणाएं और निष्ठाएं भी सत्य हैं। कभी कभी काव्य में वह भी सत्य होता है जो सामान्य जीवन में असंगत और असंभव लगता है। काव्यगत सत्य संबंध और इंद्रिय गोचर होने से घटनाओं, चरित्रों और बिंबों के माध्यम से प्रकट होता है, पर वह सीमित न होकर सार्वभौम सत्य होता है, जबकि इतिहास का सत्य केवल तात्कालिक और सीमित सत्य होता है। दर्शन सत्य का बुद्धिगत रूप प्रकट करता है। काव्यगत सत्य पूर्ण होता है तथा वह दार्शनिकता से भरा होता है। अनुकरण के संबंध में भी अरस्तु का दृष्टिकोण नैतिक और सामाजिक की अपेक्षा सौंदर्य शास्त्री काव्य या कला की प्रकृति की अनुकृति है, पर एकदम नकल न होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। अतः काव्य या कला में उतारा हुआ प्रकृति का रूप वास्तविक रूप की कमी को दूर कर उसे अधिक पूर्ण प्रदान करता है। कवि या कलाकार प्रकृति के तीनों रूपों में किसी का भी वर्णन करने में स्वतंत्र हैं। जैसे जैसी वह है या दिखाई देती है, जैसी वह समझी जाती है और जैसी उसे होना चाहिए। प्लेटो इसके तीसरे रूप को कला में स्थान देने के पक्षपाती थे, जबकि अरस्तु तीनों प्रकार के अनुकृत रूपों को मान्य करते हैं। अरस्तु के विचार से अनुकृति वास्तव में कल्पना द्वारा जीवन की पुनः सर्जना है। अरस्तु ने प्लेटो के इस आशय का भी खंडन किया है कि आवेश युक्त कवि हमारी वासनाओं को जागृत और उत्तेजित करता है और कभी कभी अनुचित और असामाजिक कार्यों का वर्णन कर गलत उत्तेजना लोगों में भर देता है। अरस्तु का इसके विपरीत कहना है कि जिस प्रकार शरीर के विकारों को हम रोचक पदार्थों को खाकर निकाल देते हैं और बाद में पेट शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार भय, त्रास, करुणा, क्रोध, घृणा आदि के भाव भी जब काव्य या नाटक में अतिरंजित रूप में आते हैं, तब किसी चरित्र द्वारा उन भावों की डटकर अभिव्यक्ति दर्शक के भीतर के भावों का भी विवेचन कर देती है। इन प्रबल भावों के दर्शक बह जाते हैं तथा उनके अन्य भाव शांत हो जाते हैं। विचारों का परिमार्जन किया प्लेटो के अनेक सिद्धांतों की अरस्तु ने अधिक व्यापक और संगत व्याख्या की। विचारों का परिमार्जन किया प्लेटो के अनेक सिद्धांतों की अरस्तु ने अधिक व्यापक और संगत व्याख्या की। अरस्तु के काव्य और कला संबंधी विचार यूरोपीय काव्य चिंतन के लिए मील के पत्थर बनकर मार्गदर्शन करते रहे तथा उसको आगे बढ़ाते रहे। उनके कथन बड़े प्रामाणिक और तर्कसंगत हैं और आज भी उनका अलग और विशिष्ट महत्व है। अब हम देखेंगे क्रोचे को। इनका जन्म इटली के नेपल्स नगर में 1866 ईस्वी में हुआ था। ये विश्व के विख्यात सौंदर्य शास्त्री माने गए। इनकी पुस्तक एस्थेटिका पहले वर्ष 1901 में प्रकाशित हुई। तब काफ़ी समय तक लोगों का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। तब वर्ष 1912 में पुस्तक का अनुवाद प्रकाशित हुआ तो उस सिद्धांत को उतना ही महत्व दिया गया जितना नेपच्यून ग्रह की खोज को क्रोचे को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने स्मॉलिक ग्रंथ पर स्वर्ण पदक प्रदान दिया। जितना नेपच्यून ग्रह की खोज
पे हुआ था, उतना ही क्रोंचे को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इस मौलिक ग्रंथ पर स्वर्ण पदक प्रदान किया। ये इटालियन गवर्नमेंट के शिक्षा मंत्री रहे। अनेक विश्वविद्यालयों ने इन्हें व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। इनका देहांत वर्ष 1952 में हुआ। क्रोचे एक प्रतिभाशाली और मौलिक चिंतक थे। उनका कला एवं काव्य चिंतन शुद्ध सौंदर्य शास्त्र है। उन्होंने बड़ी बारीकी के साथ कविता और कला की रचना की, प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। उनका विचार है कि कविता या कला वास्तव में अभिव्यंजना है। जब अभिव्यंजना पूरी होती है या सफल होती है, तब वह स्वयं ही कला का रूप धारण कर लेती है। अभिव्यंजना के महत्व के कारण ही उनका सिद्धांत अभित्यजनवाद कहलाता है। क्रोचे का विचार है कि सौंदर्य परक ज्ञान तार्किक ज्ञान से भिन्न, वह विज्ञान, इतिहास, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र से भी अलग है, क्योंकि यह तर्कमूलक ज्ञान नहीं है। वह सहज ज्ञान या सहानुभूति, उसका संबंध कल्पना और अनुभूति से है, जबकि अन्य ज्ञान का संबंध बुद्धि से है। सहजनाभूति साकार व्यक्तियों और वस्तुओं के रूप में होती है, सामान्य नियमों और निराकार तर्क प्राप्त निष्कर्षों के रूप में नहीं। कला भौतिक विज्ञान की परिधि से बाहर है। कला सहजानुभूति है। उसका दुख, सुख और उपयोगिता से सीधा संबंध नहीं है, पर कला सुखात्मक होती है। वह एक विशेष प्रकार के आनंद को प्रदान करती है, सामान्य सुख नहीं। कला नैतिक व्यापार भी नहीं है, उसका प्रयोजन कलात्मक ही है, अन्य कोई नहीं। कला का संबंध जाति या वर्ग से नहीं है। कला के संबंध में एक प्रश्न और उठता है कि वह वस्तु है या रूप। यद्यपि हम वस्तु और रूप में भेद कर सकते हैं, पर उनमें से प्रत्येक को कलात्मक विशेषण से युक्त नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की सन्निहिति या समन्विति कलात्मक होती है। अनुभूति बिंब के बिना अंधी है और बिंब अनुभूति के बिना खोखला है। अनुभूति और बिंब समन्विति के बाहर कलात्मक भावना नहीं रखते। कला के विभिन्न रूप, भेद और प्रकार भी महत्व नहीं रखते, वे भी भ्रमात्मक हैं। वास्तविक तथ्य यह है कि कला अभिव्यंजना है, वह सहजानुभूति है, अतः प्रगीतात्मकया लिरिकल है। क्या है? प्रगीतात्मकया लिरिकल है। सहज ज्ञान, सहजानुभूति अपने आप में अभिव्यक्ति है, क्योंकि यह बिंबात्मक वैदिक क्रिया की अपेक्षा सहज मानसिक क्रिया में सहजानुभूति उसी मात्रा में प्राप्त होती है जिस मात्रा में वह अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार सहजानुभूति अभिव्यंजना न उसमें कम और न उससे अधिक। सहजानुभूति कल्पना पर पड़े प्रभाव की अभिव्यक्ति रूप में होती है, वह बिंबात्मक होती है, अतः वह कला है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि कला या अभिव्यंजना सहजानुभूति है। उसके विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अभिव्यंजनावाद, कलावाद, बिंबवाद, भाववाद, प्रतीकवाद आदि वादों के मूल में है। क्रोचे के मत से केवल प्रभाव नहीं, वरन प्रभाव की रूप रचना अभिव्यंजना या कला है। यह रूप सृजना ही कवि या कलाकार का कार्य है, सामान्य गुण विवेचन नहीं। क्रोचे के विचार से सहज ज्ञान या अभिव्यंजना विचार विज्ञान या बुद्धिजन ज्ञान की पहली सीढ़ी है। अभिव्यंजना विचार के बिना हो सकती है, परंतु विचार अभिव्यंजना के बिना नहीं। यही कारण है कि सभ्यता की आदिम अवस्था में कविता मिलती है, गद्य बाद में आता है। क्रोचे का मत है कि कविता मानव जाति की मातृभाषा है। क्रोचे का यह भी विचार है कि प्रकृति उन्हीं के लिए सुंदर है जो कलाकार या कवि की दृष्टि से देखते हैं। कल्पना की दृष्टि से बिना प्रकृति का कोई अंग सुंदर नहीं। कवि प्रकृति के रूप को अपने दृष्टिकोण से सुधार कर प्रस्तुत करता है, तब उसमें सौंदर्य की सत्ता आती है। बाह्य पदार्थों का केवल यही महत्व है कि वह कल्पना में बिंब उत्पन्न करते हैं। क्रोचे के विचार से कला का प्रयोजन अभिव्यंजना में ही पूर्ण हो जाता है। उनकी दृष्टि से काव्य और कला की एक कोटि की वस्तुएं हैं।
काव्य और कला एक कोटि की वस्तुएं हैं और सौंदर्य व्यक्ति की कल्पना वस्तु है। अतः यह स्पष्ट है कि कलाकार की अभिव्यंजना अंतर जगत की वस्तु को ही प्रकट करती हैं। बाह्य जगत की वस्तु पहले कलाकार के अंतर मानस में आती है और फिर उसकी अभिव्यंजना होती है। सौंदर्य की सृष्टि भी अंतस में ही होती है। अन्य लोग भी उसी को सुंदर मानते हैं जिसमें उसकी अंतः भावनाएं अभिव्यक्ति हो पाती हैं। इन सब बातों से स्पष्ट है कि अभिव्यंजनावाद मूलतः कला की रचना प्रक्रिया का सिद्धांत है। तो हमने लॉन्जाइनस को देख लिया, क्रॉन्चे को देख लिया, अरस्तु को देख लिया, हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में भी पढ़ लिया। तो ये हमारे कोर्स में था, इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। जो नोट करने लायक हो उसको अभी नोट कर लीजिए। जितनी भी रचनाएं मैंने बताई उनको नोट कर लीजिए। कभी कभी कोई भी रचना पूछ देता है तो मुझे लगता है कि अगर आप पूरा ये चैप्टर पढ़ेंगे तो मुश्किल से 7-8 रचनाएं आएंगी। उनको एक जगह लिख लीजिए और उसको एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करके जाइएगा। 1 से 2 प्रश्न इसमें से भी मिल जाएंगे और आपके 4 नंबर बड़े आसानी से सही हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसको आप अच्छे से पढ़िए, नोट करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।